हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। देखिए दोस्तों, आज हमारी जो सीरीज़ है वो है मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की, आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों ये सीरीज़ ना हमारी 8-10 वीडियो यहाँ पे आने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ना जियो पॉलिटिक्स के बारे में, यानी वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है वो सिनेरियो ना आप लोग बिल्कुल बारीकी से सीख जाओगे दोस्तों। ठीक है। तो उसी सीरीज़ को मैंने स्टार्ट किया हुआ है और ये किन किन एग्जाम्स को टारगेट है दोस्तों। एसएससी में हमारा वर्ल्ड मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। अगर डीएसएसबी की बात करें, डीएसएसबी, टीजीटी, एसएस जिन बच्चों का सब्जेक्ट है उनका तो आता ही है, उनका तो मेन है बिल्कुल ये दोस्तों। और इसके अलावा ना एचएसएससी हरियाणा के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वहां पे भी दोस्तों आप लोगों के ना वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री है और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री आप लोग कह सकते हैं, आधुनिक विश्व इतिहास। ठीक है। और जिसका चैप्टर नंबर 1 है द कोल्ड वार एरा, शीत युद्ध का दौर। समझ आया? चले अब मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। पहला टॉपिक हमारा है, फिर से बताता हूं, द कोल्ड वॉर एरा यानी शीत युद्ध का दौर। ठीक है। चले देखिए स्टार्टिंग कैसे होगी। सबसे पहले अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स के बारे में जानना है ना, तो आप लोगों को ना वर्ल्ड मैप दोस्तों अच्छे से जानना होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप कराता हूं। ठीक है। देखिए आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे ना वर्ल्ड में, विश्व में 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप है? 7 कॉन्टिनेंट है। तो आप लोगों को ना दोस्तों सबसे पहले तो लोकेशन पता होनी चाहिए कि 7 कॉन्टिनेंट हमारे कहाँ पे है। तो देखिए मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये है हमारा साउथ अमेरिका। ठीक है। 2 महाद्वीप हो गए। तीसरा है यूरोप, ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप। ये चौथा है अफ्रीका। 4 हो गए। 5वां है एशिया। 6ठा है ऑस्ट्रेलिया। 6 और सबसे नीचे यहाँ पे ना अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो दोस्तों हमारे 7 महाद्वीप है। एक बार फिर से बताता हूँ, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और नीचे अंटार्कटिका। यानी 2-2 के जोड़े से याद रखना कौन किसके नीचे है। फिर से देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और सबसे नीचे अंटार्कटिका। चले इसके बाद यहां तक हमने सीख लिया। और दोस्तों आप लोगों को ना ये नॉर्थ ही क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन आप लोगों को पता है दोस्तों। देखिए ये वाली कौन सी डायरेक्शन होती है? नॉर्थ। ये कौन सी होती है? साउथ। ये कौन सी होती है? ईस्ट। ये कौन सी होती है? वेस्ट। भाई यानी पूर्व ये है और पूर्व के अपोजिट में तो क्या है? पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। समझ आया? तो दोस्तों ये अमेरिका है दोनों। तो ऊपर वाली साइड नॉर्थ अमेरिका होगा, नीचे वाली साइड साउथ अमेरिका होगा। चले यहां तक सीखने के बाद अब आगे क्या सीखना है आप लोगों को। एक बात और बता दूं भाई, 7 महाद्वीप है और 5 महासागर है, 5 ओशन है वर्ल्ड में। एक यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका के साइड में ना इधर पैसिफिक ओशन है, ऊपर से लेकर नीचे तक पानी का एरिया है, जिसको हम प्रशांत महासागर कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, ऊपर से लेकर नीचे तक। और पृथ्वी गोल है, एज्यूम करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिल जाएगा ना पीछे। यहां भी कौन सा ओशन होगा? ऊपर से लेके नीचे तक। यहां पे लिख देता हूं कौन सा होगा? पैसिफिक ओशन, यानी प्रशांत महासागर इधर है भाई। ठीक है। चले आगे देखिए, इसके आगे चलेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन। प्रशांत महासागर ऊपर से लेके नीचे तक अटलांटिक महासागर। 2 महासागर हो गए। तीसरा महासागर दोस्तों भारत है, ये इंडिया के जस्ट नीचे आप लोगों को पता है हमारा कौन सा ओशन है? ये है इंडियन ओशन, जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं, इंडियन ओशन। ठीक है। हिंद महासागर। कितने महासागर हो गए? 3। अब देखो सबसे नीचे जो महासागर है ना, अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसी के पास जो महासागर है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक ओशन। 4 और एक ऊपर है आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर। तो हमारे 5 महासागर एक बार फिर से बताता हूं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन 3 और चौथे नंबर पे इसी को साउथ ओशन भी बोला जाता है या अंटार्कटिका ओशन भी बोला जाता है। नीचे 4 और 5 ऊपर है आर्कटिक महासागर, आर्कटिक ओशन। चले ये 5 महासागर है। क्योंकि देखो वर्ल्ड हिस्ट्री जानने से पहले हम लोगों को वर्ल्ड मैप के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है। इसलिए मेरी सबसे पहले प्रायोरिटी यही थी। चले अब आप लोगों को और क्या सीखना है। अब ये बताओ, ये अटलांटिक ओशन था, तो भाई इसके उत्तर में अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये नॉर्थ अटलांटिक, और ये कौन सा अटलांटिक? साउथ अटलांटिक। भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ना, उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक। इसी प्रकार कोई भी ओशन है, पैसिफिक है भाई, उत्तरी पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। समझा? इस प्रकार हम कर सकते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। चले आगे देखिए। यहां जानने के बाद अब हमारा टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं, जो हमारा स्टार्ट होता है द कोल्ड वॉर। क्या हो? शीत युद्ध का दौर। क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक होता है हॉट वॉर, गर्म वार, उष्म वार जिसको कहते हैं, उष्म युद्ध। एक होता है हॉट वॉर और एक होता है कोल्ड वॉर। पहले तो जान लो ये होते क्या है भाई। हॉट वॉर वो होता है जब 2 व्यक्ति आमने सामने लड़े ना, 2 देश आमने सामने लड़े, तो वो वॉर होती है हॉट वॉर।
समझ आया। लेकिन कोल्ड वॉर क्या होती है, जब दो देश आमने सामने ना लड़े, जब दो देश आमने सामने ना लड़कर, जैसे मान लो यहां पे एक देश है, ये कोई दो देश है, ये क्या करेगा, यहां पे ना दो पार्टियां बनी हुई है, मान लो ए और बी, इन दोनों के बीच युद्ध हो गया, ए के और बी के बीच में, तो ये पार्टी क्या करेगी, ए को सपोर्ट कर रही है, ये पार्टी क्या कर रही है, बी को सपोर्ट कर रही है। यानी ये दो देश आपस में नहीं लड़ रहे, लेकिन कोल्ड वॉर के थ्रू इनडायरेक्टली यही दो लड़ रहे हैं भाई, क्योंकि ये इसको पैसा भी दे रहा है, हथियार भी दे रहा है। समझ आया। कोल्ड वॉर आई थिंक आप समझ चुके हैं क्या होता है, शीत युद्ध। यानी ये वाकई में कोई युद्ध नहीं होता, ये इनडायरेक्टली वॉर आप लोग कह सकते हैं। जब दो देश आमने सामने लड़ते हैं तो उसको हॉट वॉर, और जो देश इनडायरेक्टली लड़ते हैं किसी तीसरे देश के माध्यम से तो उसको कहा जाता है कोल्ड वॉर। चले, यहां तक आप लोग सीख चुके हैं। अब आगे क्या सीखना है, वर्ल्ड मैप मैंने करा दिया दोस्तों। इसकी कोल्ड वॉर की ना शुरुआत कहां से हुई और किस किस के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई, ध्यान से सुनना भाई। आप लोगों को पता है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 18 तक हुई थी, ये डेट याद रखना है। सेकंड जो विश्व युद्ध हुआ था ना, वर्ल्ड वॉर सेकंड, वो हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से लेकर 1945 तक। ये डेट दोनों ध्यान रखना कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ। अब ध्यान से सुनना, मैं ये वर्ल्ड वॉर नहीं करा रहा यहाँ पे, हमारा टॉपिक होगा कोल्ड वॉर एरा। चले दोस्तों, क्या हुआ यहां पे, जब दूसरा विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था तो पूरे विश्व में दो गुट बने हुए थे। एक गुट का नाम था एक्सिस पावर, एक गुट का नाम था एलाइज पावर। एलाइज पावर को मित्र राष्ट्र भी कहा जाता है और इसको धुरी राष्ट्र। एक्सिस का मतलब है जिनके जो बहुत ही ताकतवर थे ना पहले, उनको कहा जाता था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर में कौन कौन आते थे दोस्तों उस समय, इटली, जर्मनी और जापान। ये उस समय ये लगा लो जो आज अमेरिका के पास पावर है ना, उस टाइम पे वो पावर जापान, जर्मनी और इन देशों के पास हुआ करती थी। समझ आया। यानी नाम से पता चल रहा है एक्सिस पावर यानी बहुत ज्यादा पावर थी। तो क्या हुआ, एक साइड में एक्सिस पावर थे, एक साइड में एलाइज पावर थे। एलाइज पावर में कौन कौन आते थे, अमेरिका, यूएसएसआर यानी रूस और अमेरिका एक गुट में थे, और कौन से में, मित्र राष्ट्र। इसके अलावा ब्रिटेन था, फ्रांस था, इनका एक गुट था। एलाइज का मतलब 4-5 जने मिलकर उस गुट के साथ लड़ते हैं। तो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुट थे, एलाइज और एक्सिस पावर, आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। इसमें जीत गए कौन, एलाइज पावर विन हो गई, ठीक है। कौन जीत गए, एलाइज पावर जीत गई। मित्र राष्ट्र क्या हो गई, इनकी जीत हो गई, और एक्सिस पावर हार गई। क्यों हार गई, दूसरा विश्व युद्ध खत्म कैसे हुआ, खत्म होने का कारण मैंने यहां पे लिखा है भाई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, आपसे क्वेश्चन आता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कैसे हुआ भाई, अमेरिका ने क्या किया, पहले जापान ने अमेरिका के एक बंदरगाह पर हमला कर दिया, पर्ल हार्बर पर एक बंदरगाह था। तो उसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने क्या किया, जापान के दो बड़े बड़े शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 पर एटम बॉम्ब फेंक दिए। और उन एटम बॉम्ब्स का नाम पूछ लिया जाता है आपसे, फैटमैन और लिटिल बॉय। दोस्तों इसी के साथ जापान की सिटीज पर जब उसने परमाणु बम फेंक दिया और वहीं पे वर्ल्ड वॉर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया जापान ने, और फिर क्या हुआ, वहीं पे दूसरा विश्व युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा दूसरा विश्व युद्ध खत्म कैसे हुआ। और दोस्तों जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, तो अब दो पक्षों के बीच युद्ध होना स्टार्ट हो गया अलाइज पावर के अंदर ही। एक था यूएसए और एक था यूएसएसआर। इन दोनों के बीच आपस में युद्ध होना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, यानी बातों का युद्ध बहुत टाइप से। अब दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही खत्म होता है, यूएसए चाह रहा था कि पूरे विश्व पे मेरा राज हो, और जबकि यूएसएसआर जिसको हम रशिया कहते हैं, रूस चाहता था पूरे विश्व पे मेरा राज हो। भाई दोनों ने आपस में लड़ना स्टार्ट कर दिया। आपस में ये कभी एक दूसरे से नहीं लड़े, एक दूसरे से फाइट नहीं की। अगर एक दूसरे से फाइट करते तो उसको क्या बोलते हैं, हॉट वॉर। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, कब हुआ, 1945 में, तभी से शुरुआत हो जाती है कोल्ड वॉर एरा की, शीत युद्ध का दौर। और इसी को कहा जाता है, यानी यहां पे लिखा हुआ है कोजेज ऑफ ऑरिजिन, यानी शीत युद्ध की उत्पत्ति के कारण क्या थे, क्यों हमारा कोल्ड वॉर इरा स्टार्ट हुआ। कब हुआ, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जैसे विश्व युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध का दौर चलना स्टार्ट हो गया। अब कोल्ड वॉर कब तक चलेगा, ध्यान रखिएगा। कोल्ड वॉर चला 1945 से शुरू होके और 1991 तक। यानी 1991 में क्या हुआ, आप लोगों को पता है, रशिया का पतन हो गया, यूएसएसआर का विघटन हो गया, और रशिया से 15 अलग अलग देश निकल के आ गए। यानी कहने का मतलब, इसको अगले टॉपिक में सीखेंगे कि रशिया का पतन कैसे हुआ। चले, आप लोगों को ये डेट लाइन ध्यान रखनी है कि 1945 से लेकर 1991 तक ही द कोल्ड वॉर एरा है, शीत युद्ध का दौर चला। समझ आया। चले, ये समझ चुके आप लोग। अब हम लोगों को सीखना है शीत युद्ध के उत्पत्ति के कारण क्या क्या थे, भाई ये कोल्ड वॉर एरा शुरू क्यों हुआ। तो बहुत सारे रीजन है, यहां पे मैंने रीजन लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने। एक बात ध्यान रखना,
कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है यूरोप से। कहां से? यूरोप से। अब यहां पे देखिएगा एक बार, देखिए दोस्तों यहां पे मैंने यूरोप बनाया हुआ है, यूरोप के बीचों बीच में एक पार्ट, एक लाइन खींच दी तो ये हो गया ईस्ट यूरोप, यानी जिसको पूर्वी यूरोप बोलते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है, ये पूर्व है ये पश्चिम है, तो ये पूर्व यूरोप हो गया और ये हो गया पश्चिम यूरोप। समझ आया? यूरोप के एक पूर्व और एक पश्चिम। चले अभी ध्यान रखिएगा, ये इसकी बात आएगी। चले भाई, उत्पत्ति का ना पहला कारण क्या था? आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, यानी यूएसए और यूएसएसआर के बीच ना ये अपनी अपनी विचारधारा फैलाना चाहते थे। यानी अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में ना पूंजीवादी विचारधारा फैल जाए। अब पूंजीवादी कैपिटलिज्म किसको बोलते हैं? कैपिटलिज्म वो व्यवस्था होती है जहां पे किसी देश के तमाम रिसोर्सेज ना अगर वहां के प्राइवेट लोगों के हाथ में आ जाए ना, तो उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। एक होता है दोस्तों समाजवादी या साम्यवादी। यदि किसी देश के रिसोर्सेज वहां की देश के सरकार के अंडर में हो सारे के सारे, तो उस देश को हम क्या बोलेंगे? समाजवादी यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी। समझ आया? तो दो शब्द होते हैं, पूंजीवादी और एक समाजवादी। समाजवादी यानी साम्यवादी। तो पूंजीवादी क्या होता है? जब किसी देश के रिसोर्सेज प्राइवेट लोगों के हाथ में हो सारे के सारे, और जब किसी देश के रिसोर्सेज सारे के सारे सरकार के हाथ में होंगे ना, तो उसको कहेंगे समाजवादी। तो पूंजीवादी देश का एग्जाम्पल अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका फैलाना चाहते थे ना। आपने सुना होगा कि भारत भी लगातार पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहा है, वो अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहा है? बेच रहा है भाई, सारी प्राइवेट कंपनी को दे रहे हैं ना भाई। देखिए हर एक विचारधारा का अपना फायदा होता है, अपना नुकसान होता है। हम यहां पे ये नहीं कह सकते ये ठीक है या ये ठीक है, क्योंकि अगर पूंजीवादी का अगर हम एग्जाम्पल ले, जिन देशों ने पूंजीवादी अपना रखे है आज वो बहुत ही अमीर है भाई, लेकिन एक साथ इसका दोष भी है कि वहां पे ना अमीर और गरीब का फैसला भी क्या हो गया है? बहुत ही ज्यादा हो गया है। अमीर बहुत सारे, गरीब बहुत कम, यानी बहुत ज्यादा हो गए। यानी इसमें पैसा तो है लेकिन अमीर और गरीब का फैसला भी बढ़ता चला जाता है। यहां पे दोस्तों समाजवादी विचारधारा ये होती है कि सब लोग समान है, सबके पास पैसा समान रहेगा, लेकिन यहां पे ये लोग क्या रह जाते हैं? गरीब रह जाते हैं। लेकिन यानी कहने का मतलब है भाई अपनी अपनी विचारधारा है, किसी को भी आप सही कह सकते हैं। तो मैंने क्या कहा? अमेरिका चाहता था कि पूरा देश पूंजीवादी अपनाए। यूएसएसआर यानी जिसको यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको आज रशिया कहते हैं, रशिया चाहता था कि पूरे वर्ल्ड में समाजवादी अर्थव्यवस्था हो। तो एक तो विचारधारा में मतभेद था, तो इसी को बोलते हैं आइडियोलॉजिकल डिवाइड था दोनों में। दूसरा एक था ट्रूमैन सिद्धांत। अब ये क्या है भाई? यूएस के प्रेसिडेंट थे ट्रूमैन। इन्होंने क्या किया? ये देख रहे थे कि लगातार ना, ये है रशिया, देखो रशिया ना यहां से लेके यहां तक, ये ऊपर वाला जो मैंने छापा हुआ है ना, ये रूस है, बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश एरिया वाइज कौन है? रशिया है। तो रशिया लगातार क्या कर रहा था भाई? समाजवादी व्यवस्था को फैला रहा था देशों में। तो ट्रूमैन ने सोचा भाई, ट्रूमैन ने क्या कहा? ट्रूमैन ने ना पश्चिमी यूरोप के देशों को यह बोल दिया कि भाई जो भी समाजवादी से बचना चाहता है वो हमारे गुट के साथ आ जाए, हम उनको पूरी हेल्प करेंगे, पैसा देंगे, पैसा चाहिए तो आप लोगों को, जो भी चाहिए वो आप लोगों को देंगे। यही ट्रूमैन सिद्धांत था कि भाई जो भी समाजवादी विचारधारा से बचना चाहता है वो हमारे साथ आ सकता है। ये यूएस प्रेसिडेंट ने कहा। तो जब इसने ट्रूमैन ने ये कहा तो भाई यूएसएसआर वाले चिढ़ गए, भैया आप ये क्या कह रहे हैं? समझ आया? तो एक कारण था ये भी शीत युद्ध की उत्पत्ति का। अब थर्ड कारण देखिए दोस्तों, एक था मार्शल प्लान। अब मार्शल योजना कब है, ये कब आई, ये याद रखना 1947 में। ये मार्शल क्या थे? ये यूएस के एक सेक्रेटरी थे, भारत के यूएस के एक सचिव थे, यूएस के आप कह सकते हैं नेता थे। यूएस के नेता ने क्या किया भाई? पश्चिमी यूरोप के देशों को ना पैसा दे दिया, लो भाई पैसा, बहुत सारा पैसा दे दिया कि अगर हम इनको पैसा दे देंगे ना हमारी साइड आ जाएंगे। तो इसी का बदला लेने के लिए मोल्टो प्लान आया। मोल्टो प्लान कौन थे? यूएसएसआर के एक मिनिस्टर थे। इन्होंने कहा कि हम पूर्वी यूरोप को पैसा दे देते हैं ताकि ये हमारे अंडर ही रहे। भाई अगर कोई किसी की हेल्प करता है तो वो उसी का समर्थन करता है ना। तो आपसे पूछा जाएगा मार्शल प्लान किससे रिलेटेड थी? भाई यूएसए से रिलेटेड थी, यूएसएसआर से? तो यूएसए से रिलेटेड थी। अब ये योजना था कि क्या थी? तो ये सारे थे कि हम ना उनको क्या दे देंगे? पैसा दे देते हैं और वो हमारी साइड हो जाएंगे। भाई समझ आया? चलिए ये आप समझ चुके हैं मार्शल प्लान, मोल्टो प्लान। यानी ये क्या कर रहे थे? एक दूसरे के खिलाफ ना देशों को अपने साथ कर रहे थे भाई, पैसा देके, हेल्प करके, कुछ ना कुछ करके। आइडियोलॉजिकल डिवाइस था। तो हमने शीत युद्ध की उत्पत्ति के क्या कारण देखे? वैचारिक मतभेद देख लिया। ट्रूमैन थ्योरी थी, यूएस के प्रेसिडेंट थे। मार्शल प्लान क्या था कि वो पैसा दे रहे थे। मोल्टो प्लान क्या था कि यूएसएसआर वाले पैसा दे रहे थे अपने पश्चिमी यूरोप वाले, पूर्वी यूरोप वाले देशों को। सबसे जो इंपॉर्टेंट है ना भाई, इंपॉर्टेंट ये पांचवा है,
यानी अमेरिका और यूएसएसआर ने दोनों ने अपने अपने गुट बनाना स्टार्ट कर दिए, अपने अपने गुट बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, सैनिक गुटों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से देखिएगा, यहां पे है अमेरिका जो यूएसए जिसको हम कहते हैं। अमेरिका ने क्या किया, पश्चिमी यूरोप के देशों को अपने साथ मिलाकर और क्या किया, देखिए यहां पे अटलांटिक ओशन है, ये है नॉर्थ अटलांटिक, आप लोगों को पता है नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक के देशों को, जो भी इसके आसपास वाले देश है ना, इनको मिला के इसने गुट बना लिया जिसको कहा गया नाटो, NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दोनों ने ना मिलिट्री ब्लॉक्स की स्थापना करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले अमेरिका वालों ने कई सारे ब्लॉक बनाए। तो पहला ब्लॉक कौन सा बनाया, नाटो। अब नाटो ब्लॉक्स क्या था कि भाई एक के साथ युद्ध हो गया ना, तो जो जो नाटो मेंबर हैं सबके साथ युद्ध माना जाएगा। यानी अगर रशिया किसी नाटो मेंबर्स के साथ एक के साथ भी युद्ध कर दे जाएगा करेगा, तो पूरे नाटो सदस्य उसके साथ क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। समझ आया। तो ये मिलिट्री ब्लॉक्स किसने बनाया, अमेरिका ने। तो यहां पे आप लोगों को 3 ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं भाई, ये तीनों ब्लॉक्स बनाए अमेरिका ने। रशिया ने फिर इसी को काउंटर करने के लिए अपना एक ब्लॉक बनाया, वार्सा पैक्ट। फिर से सुनो, देखिए सबसे पहले बनाया अमेरिका ने नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949। ये फॉर्मेशन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में हुई। चले यहां तो नाटो बना दिया। इसके बाद अमेरिका यहीं तक नहीं रुका, अमेरिका पूरे विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फैलाना चाहता था ना, पूंजीवाद के सपोर्ट थे। इन्होंने ना भाई यहां पे देखिए सीटो, सीटो का मतलब है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एक था सीटो, सीटो और एक था सेंटो। अब ये क्या है, सीटो और सेंटो। भाई सीटो का मतलब है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पे देखो ये है एशिया, और एशिया के, अब आप लोग ये बताओ, ये है साउथ और ये है ईस्ट। तो यहां के जो देश थे ना, इधर वाले देश की मैं अगर बात करूं तो आप लोगों ने सुना होगा ना भाई, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम है, ठीक है, और इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है। तो ये तमाम देशों को लेकर भी इसने अपना एक ब्लॉक्स बना दिया जिसका नाम था सीटो। सीटो का मतलब क्या है, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब स्थापना की, 1954 में। अमेरिका यहीं तक नहीं रुका। देखिए अमेरिका ने एक गुट तो अपना यहां पे बना दिया नाटो, एक गुट यहां पे बना दिया साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक बना दिया सेंटर में, सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी साउथ एशिया, एशिया के सेंटर वाले जो देश है वहां पे भी देखिए सेंटर, CEN, सेंटो है ना, सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी को बगदाद पैक्ट भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बगदाद पैक्ट कब है, 1955 में। तो अमेरिका के गुट ने 3 मिलिट्री ब्लॉक्स बनाए, बहुत इंपॉर्टेंट थे। नाटो था, एक साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था 1954 में, और एक बगदाद पैक्ट जिसको बाद में सेंटो कहा गया था, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी इराक के देशों को अपने साथ मिला लिया अमेरिका ने। तो लगातार अमेरिका अपनी विचारधारा को पूरे वर्ल्ड में फैला रहा था। तो भाई इसी को काउंटर करने के लिए रशिया ने क्या किया, पूर्वी यूरोप के देशों को अपने साथ मिलाकर, देखिए पश्चिमी यूरोप वाले देश थे अमेरिका के साथ, पूर्वी यूरोप वाले देश थे रशिया के साथ, क्योंकि इधर रशिया है आपको दिखाई दे रहा है। तो रशिया के आसपास पूर्वी यूरोप वाले देश है। तो अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान से सुनिए, रशिया ने इन्हीं को काउंटर करने के लिए ना पोलैंड की कैपिटल है वर्षा, क्या है, वर्षा पैक्ट किया 1955 में। देखिए 1949, 54 और 55 में जब इन्होंने सेंटो बनाया, तो रशिया ने भी इसी को काउंटर करने के लिए कौन सा पैक्ट बनाया, वर्षा पैक्ट 1955। ये भी सेम एज इट इज था नाटो जैसा ही, कि एक के साथ युद्ध हो गया तो उस तमाम देशों के साथ युद्ध माना जाएगा भाई। यानी सब ने अपने अपने गुट बनाने क्या कर दिए, स्टार्ट कर दिए। और नाटो का जिक्र आप लोग आज भी देख रहे हैं, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो चल रहा है अभी, तो वो क्यों चल रहा है उसके पीछे भी मैं बात करूंगा अभी थोड़ी देर बाद। समझ आया। तो आई थिंक आप लोग ये समझ चुके हैं वार्सा पैक्ट किन का गठबंधन था। देखिए पूर्वी गठबंधन, इसी को पूर्वी यानी ईस्टर्न ब्लॉक भी कहा जाता है। याद रखना, आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ईस्टर्न ब्लॉक यानी ईस्टर्न का मतलब है ईस्ट यूरोप वाला जो ब्लॉक था वो किसके साथ था, रशिया के साथ। और भाई वेस्टर्न यूरोप किसके साथ था, अमेरिका के साथ। ठीक है, तो ये जो नाटो है इसको पश्चिमी गठबंधन बोला जाता था, और पूर्वी गठबंधन किसको बोला जाता था, रशिया वाले, जिसको वार्सा पैक्ट कहा गया। आई थिंक ये आप लोग सीख चुके हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब देखिए अभी मैंने बताया कि पूरी दुनिया ना 2 गुटों में बढ़ चुकी थी, एक यूएसए वाला गुट था और एक यूएसएसआर यानी रशिया का गुट बना हुआ था। तो दोस्तों यूएसए वाले गुट को कहते थे नाटो, और यूएसएसआर वाला जो गुट था उसको बोलते थे यूएसएसआर, वार्सा पैक्ट उन्होंने बना लिया था। ठीक है, आगे देखिए
थोड़ा सा ना नाटो के बारे में फैक्ट देख लेते हैं जो आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। देखिए नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, यानी उत्तरी अटलांटिक के आसपास वाले जो देश थे उन्होंने आपस में एक संघ बना लिया। और ठीक है, और ये किसका गुट था, यूएसए वालों का था। और इसी को दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉक भी कहा जाता है। आपसे पेपर में आता है कि ईस्टर्न ब्लॉक क्या है, भाई ईस्टर्न वाले रूस के कब्जे में थे और वेस्टर्न यूरोप किसके कब्जे में था, भाई नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेस्टर्न ब्लॉक था, तो इसलिए इसको वेस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है, उसको ईस्टर्न ब्लॉक कहा जाता है, वार्सा पैक्ट को, ये भी ध्यान रखना। चलिए आगे देखिए, नाटो की स्थापना कब हुई, 1949 में, और जब इसकी स्थापना हुई ना उस समय इसके 12 सदस्य थे। लेकिन आज टोटल प्रेजेंट में इन मेंबर 2022 चल रहा है, आज मेंबर्स पूछे जाए ना नाटो में कितने सदस्य हैं, 30 सदस्य है। और 30वां सदस्य कौन सा बना है, नॉर्थ मैसिडोनिया बना है। और कब बना, 2020 में इसने नाटो की सदस्यता ली है। देखिए अभी आप लोगों को पता है रूस का और यूक्रेन का चल रहा है। मान लो देखिए दोस्तों, ये है रशिया, ठीक है, ये है यूक्रेन और इधर है नाटो मेंबर्स, ठीक है। रूस क्या चाहता है भाई, यूक्रेन तो ये चाहता है कि मैं नाटो का सदस्य बन जाऊं। अब ये बताओ, यूक्रेन अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा तो नाटो के मेंबर्स यहां तक आ जाएंगे, और नाटो मेंबर्स यहां आ जाएंगे तो रशिया और नाटो बिल्कुल आमने सामने हो जाएंगे। रशिया चाहता है कि नाटो के बीच और मेरे बीच एक बफर स्टेट रहे, यानी जो ना तो उसका समर्थन करता हो बेशक ना मेरा करता हो, भाई रशिया चाहता है ये। लेकिन यूक्रेन चाहता था कि मैं नाटो का मेंबर बन जाऊंगा। अगर वो नाटो का मेंबर बन जाएगा तो वो दोनों आमने सामने हो जाएंगे और कभी भी हॉट वॉर की संभावना हो सकती है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा विवाद था, मैंने एक लाइन में बता दिया आप लोगों को। देखिए नाटो का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहां पे है, बेल्जियम की कैपिटल है, ठीक है। तो दोस्तों ये नाटो के बारे में कुछ फैक्ट आप लोगों को याद रखने हैं। चलिए दोस्तों, नाटो के बारे में आपको पता चल गया। अब देखिए आगे, अब एक बात ध्यान रखना, अभी मैंने बताया एक होता था हॉट वॉर और एक होता था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है, जब किसी तीसरे देश में दो शक्तियां आपस में लड़ रही हो। तो अब ये वही आ गया इंपॉर्टेंट पॉइंट से यहाँ पे, अरीनाज ऑफ कोल्ड वॉर, यानी शीत युद्ध का कार्यक्षेत्र। यानी यूएसए और रूस वाला जो गुट था वो कहां कहां पे आपस में लड़े थे, किन किन देशों में लड़े थे, उनका कार्यक्षेत्र कहां पे था। तो दोस्तों एक तो कोरिया देश था, वहां पे दोनों एक दूसरी पावर को शक्ति दे रहा था, यानी आप कह सकते हैं कि हथियार वेपन्स दे रहा था, एक दूसरे सरकार को वेपन्स दे रहा था। तो उस देश में भी, कोरिया देश में भी वहां पे क्या था, कार्यक्षेत्र था इनका। दूसरा बर्लिन यानी जर्मनी की कैपिटल में भी आपस में लड़ रहे थे, कांगो देश में भी लड़ रहे थे, क्यूबा है, वियतनाम है, अफगानिस्तान, यानी ये तमाम देश है जहां पे कोल्ड वॉर का कार्यक्षेत्र था, जहां पे कोल्ड वॉर हुआ। आप कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली अमेरिका और रूस आपस में लड़े, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक करके स्टार्ट करता हूं, यहां से ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट कोरियन वॉर और क्यूबा मिसाइल संकट है, जो कोल्ड वॉर में, यानी ये कभी भी हॉट वॉर में चेंज हो सकता था, ऐसी स्थिति आ गई थी। यानी युद्ध कहीं पे हो रहा है लेकिन रूस और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने आ गए थे इन दो युद्धों में। अब ये क्या क्या है एक बार मैं बताता हूं। सबसे पहले है देखिए कोरियाई संकट, कब हुआ, 1950। देखिए नाटो बन गया था 1949 और अगले ही साल कोरिया एक देश में संकट आ गया 1950 में। कोरियाई संकट क्या था दोस्तों, वहां पे देखिए कोरिया के बारे में बताता हूं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कोरिया पे जापान ने कब्जा कर लिया था, संपूर्ण कोरिया पे। फिर क्या हुआ, जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है तो जो कोरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया। नॉर्थ कोरिया को तो यूएसएसआर वालों ने कब्जा कर लिया, यानी जापान से छीन लिया, किसने, रशिया ने। साउथ कोरिया को ना यूएसए ने छीन लिया, किसे, जापान से, क्योंकि जापान पर बम गिरा है तो उसको आत्मसमर्पण करना पड़ गया था, सरेंडर करना पड़ गया था। तो कोरिया वाला पार्ट आधा कब्जा लिया किसने, रशिया वाले ने, और आधा कब्जा लिया यूएसए ने। फिर क्या हुआ, यहां पे एक सरकार इन्होंने यूएसएसआर वालों ने यहां पे एक सरकार बना दी, यूएसए वालों ने यहां पे गवर्नमेंट बना दी। अब यूएसए वाले चाहते थे कि इस पार्ट में क्या हो जाए दोस्तों, पूंजीवादी हो जाए और इस वाले पार्ट में समाजवादी हो जाए। तो फिर क्या हुआ, यूएन ने आकर, यानी कभी भी इन दोनों के बीच में ना युद्ध हो सकता था, और अब की बार जो युद्ध होता ना वो परमाणु हथियारों वाला, यानी एटम बम वाला युद्ध होता दोस्तों। तभी तो कहते हैं दोस्तों परमाणु बम है, लगातार परमाणु बम को खत्म करने के लिए ना कुछ ट्रीटी भी बनाई गई थी, ये मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा आप लोगों को। चले दोस्तों यहां पे ध्यान रखना, आपको याद रखना कोरियाई संकट हुआ 1950 में, और 1950 में ना फिर यूएन ने आके, यूनाइटेड नेशन आके इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवाया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच, और इन दोनों देशों को अलग कर दिया। अब आज के टाइम में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दो देश है, पहले एक ही देश हुआ करता था। और कौन सी डिग्री लैटिट्यूड इन देशों को डिवाइड करती है, याद रखना
38 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन, उत्तरी अक्षांश रेखा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को क्या करती है, डिवाइड करती है। ये पेपर में आता है कि कौन सा डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, तो 38 डिग्री। समझ आया? यानी ये वो टाइम था कोरियाई संकट जब हॉट वॉर हो सकता था, परमाणु बम्बों का वॉर होता है दोस्तों ये, ठीक है, एटॉमिक वॉर होती है। आगे देखिए, एक देश था बर्लिन, यूरोप में एक देश था बर्लिन, वहां पे भी एक संकट आ गया था। बर्लिन थी जर्मनी की कैपिटल, वहां पे क्या संकट आया अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, देखिए भाई जर्मनी जो था, ये मान लो जर्मनी है भाई, हाफ जर्मनी पे राज हो गया था यूएसएसआर वालों का, वही सेम कोरिया वाला, और इधर वाले पार्ट पे राज था यूएसए वालों का। राज का मतलब ये इसके अंडर थे, ये इसके अंडर थे, क्योंकि हमने बताया था ईस्टर्न और वेस्टर्न, वेस्टर्न वाला यूएसए के पार्ट में था और यूएसएसआर का हिस्से में ईस्टर्न आप कह सकते हैं जर्मनी था, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखना भाई, दोनों के बीच जब युद्ध हो रहा था वहां पे, वहां की सरकार सपोर्ट कर रही थी, आप कह सकते हैं ईस्टर्न जर्मनी सपोर्ट कर रहा था यूएसएसआर को, वेस्टर्न जर्मनी सपोर्ट कर रहा था यूएसए के। तो दोनों के बीच में ना एक दीवार खींच दी गई, दोनों के बीच एक दीवार। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्वेश्चन आता है कि बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, 1961 में, ठीक है। फिर आगे चल के क्या हुआ, बर्लिन की दीवार को ना बीच में से हटा दिया, इसको गिरा दिया वापिस से, और 1989 में जर्मनी की बर्लिन की दीवार को गिरा दिया। ये इंपॉर्टेंट साल है तीनों के तीनों कि बर्लिन की दीवार कब बनी, क्यों दीवार क्यों बनाई गई थी, क्योंकि एक पार्ट में यूएसए का राज हो गया था, एक पार्ट में यूएसएसआर वालों का राज हो गया था, ठीक है। और जर्मनी दो देशों में, या कह सकते हैं दो पार्ट में बट गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जर्मनी की दीवार को गिरा दिया, यानी पूरा जर्मनी फिर से एक हो गया। इसी को बोलते हैं जर्मनी का यूनिफिकेशन, जर्मनी का एकीकरण। तो वो कब हुआ, 1990 में, क्योंकि दीवार गिरी 1989 में, और इससे अगले ही साल जर्मनी का क्या कर दिया, एकीकरण कर दिया 1990 में। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखना, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब हुआ, उसको गिराया कब किया, और जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ, तो ये पॉइंट आप सीख चुके हैं। यानी दोस्तों आप लोगों देखिए, मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूं कि इन देशों में यूएसए और यूएसएसआर आमने सामने हो गए थे और परमाणु वॉर होता अब की बार, ठीक है, जो बहुत ही पूरा विश्व भी खत्म हो जाता, क्योंकि इनके पास बहुत हजारों एटम बम थे। एक एटम बम ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिरे थे, उन्होंने जापान की खस्ता हालत कर दी। तो इनके पास तो हजारों परमाणु बम थे, तो हजारों परमाणु बम का अगर युद्ध होता तो आप सोच सकते हैं पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती। इसलिए इन दोनों के बीच ये चल रहा था दोस्तों। तो कोरियाई संकट हमने पढ़ लिया, बर्लिन में भी आपस में आगे थे ये। एक था कोंगो, बस याद रखना, ये जस्ट इंपॉर्टेंट ने, जस्ट मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे। कोंगो में भी दोनों आमने सामने आगे थे, वियतनाम में भी दोनों आमने सामने आगे थे, अफगानिस्तान में भी दोनों आमने सामने आगे थे। लेकिन कभी भी दोस्तों ये है कि इन पांचों में ना, ये जो मैंने बताया, कभी भी ये कोल्ड वॉर ही रहा, ये कभी हॉट वॉर नहीं हुआ भाई। समझा, हॉट वॉर हो जाता तो आप समझ जाते पूरी पृथ्वी खत्म हो जाती। ये हमेशा बेशक कोरियाई संकट आया, बर्लिन की दीवार बीच में बनी, वियतनाम आया, अफगानिस्तान में संकट आया, कांगो में संकट आया, कभी भी ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में चेंज नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। सबसे बड़ा जो चरम संकट आ गया था ना, कि भाई सबको लग रहा था अब तो परमाणु वॉर होगा ही होगा, वो था क्यूबा मिसाइल संकट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर पूछा जाए ना शीत युद्ध का चरम बिंदु यानी एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा था, क्यूबा मिसाइल संकट था। अब तो ये सब देश ये लगा रहे थे कि अब तो भाई दोनों देशों के बीच परमाणु वॉर होने वाली है, एटॉमिक वॉर होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं हुआ। ये क्या था क्यूबा मिसाइल संकट, पहले तो ध्यान रखना, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ, 1962। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोगों को। इस समय यूएस के प्रेसिडेंट कौन थे, जॉन एफ कैनेडी थे। यूएसएसआर की तरफ से नेता कौन थे, मिखाइल ख्रुश्चेव थे, ठीक है। अब इनके बारे में सुनो भाई। अमेरिका ये है, मान लो अमेरिका के बिल्कुल पास ही एक आइलैंड है जिसका नाम है क्यूबा, एक देश है भाई ये क्यूबा देश, ठीक है, क्यूबा देश। क्यूबा में क्या किया अमेरिका ने ना, साम्यवाद को रोकने के लिए भाई भ्रष्ट सरकारों को भी सहायता देनी क्या कर दी, करप्शन जो गवर्नमेंट थी उनको भी सहायता देनी स्टार्ट कर दी थी। जैसे कि एक इंसिडेंस हुआ क्यूबा में क्या हुआ दोस्तों कि अमेरिका ने ना क्योंकि क्यूबा की सरकार लगातार संपर्क में थी यूएसएसआर के, लेकिन क्यूबा नजदीक था यूएसए के, तो यूएसए वालों की चिंता बढ़ गई। तो यूएसए ने क्या किया, अपने युद्धपोत भेज दिए क्यूबा की तरफ, अपने हथियार भेज दिए, कहां पे, अपने अपने जहाज बेड़े भेज दिए क्यूबा की तरफ, जाओ कि क्यूबा पे आक्रमण कर दो। किसने भेज दिए, यूएसए वालों ने। फिर इसी को बचाने के लिए यूएसएसआर वालों ने अपनी मिसाइलें भेज दी, अपनी युद्धपोत भेज दिए क्यूबा की तरफ, और दोनों ने दोस्तों आपस में लड़ाई हो ही जाती, बस वो रह ही गई भाई, यानी वो कोल्ड वॉर ही रह गया। ख्रुश्चेव ने कहा कि भाई अगर परमाणु वॉर हो गया तो आप भी खत्म है और हम भी खत्म है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसी को कहा गया क्यूबा मिसाइल संकट, यानी दोनों आपस में मिसाइल छोड़ने वाले थे, लेकिन ख्रुश्चेव के कहने पे यूएस प्रेसिडेंट भी मान गए और दोनों अपनी अपनी तरफ चले गए।
क्रुश्चेव ने कहा कि अगर आप क्यूबा पे हमला नहीं करोगे तब ही हम रुकेंगे। तो यूएस प्रेसिडेंट मान गए कि हम क्यूबा पे हमला नहीं करने वाले, और तब क्यूबा मिसाइल संकट भी क्या हो गया, पास आउट हो गया। समझ आया? यानी ये वो मैंने चीजें बताई आप लोगों को जब ये आमने सामने हो गए थे। बिल्कुल। यहां पे एक पॉइंट और याद रखना, वियतनाम का विभाजन कौन सी डिग्री, कौन सी लाइन करती है, 17वीं समानांतर रेखा, यानी 17वीं जो नॉर्थ लैटिट्यूड लाइन है वो। 38वीं किसको अलग करती है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करती है। ठीक है, चले ये मैंने कुछ पॉइंट बताए कि कब ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में बदल सकता था, लेकिन बदला नहीं भाई। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लगातार हर जगह परमाणु वॉर का क्या था, खतरा था। यूएसए वाले भी डर रहे थे कि क्या कभी रशिया भाई हम पे अटैक ना कर दे, रशिया वाले भी डर रहे थे क्या कभी भाई हम पे यूएसए भी हमला ना कर दे। दोनों के मन में डर था। क्यों डर था दोस्तों? क्योंकि इससे पूरी पृथ्वी का विनाश होना था। और मान लो अमेरिका वाले छोड़ देते तो भाई वहां से बदले में वो भी छोड़ देते फिर जो परमाणु बम थे, तो इससे क्या होता, पूरी दुनिया ही खत्म होती। तो फिर क्या हुआ, दोनों देशों ने सहमति करके कहा कि हम ना आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज लेके आते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। शस्त्र नियंत्रण संधियां कब आई, 1960। यानी क्योंकि दोस्तों बहुत सारे परमाणु बम हो गए थे इन दोनों देशों के पास, तो उन्होंने कहा कि हम ना कुछ लिमिट करते हैं, अपने वेपन्स को लिमिट करते हैं। तो कुछ संधि आई, एक आई एलटीबीटी जिसको कहा गया लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी आज से हम क्या करते हैं भाई, परमाणु बमों को लिमिट यानी लिमिट में, सीमित रूप में क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, यानी पहले तो क्या था, खुल्लम खुल्ला भाई बहुत सारे परमाणु बमों का ये टेस्ट क्या करते थे, ठीक है, परीक्षण करते रहते थे। लेकिन यहां पे एक ट्रीटी आई, एक ट्रीटी कब आई, 1960 में आई थी। आर्म्स को कंट्रोल करो भाई दोनों देश। एनपीटी आया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसको कहा गया परमाणु अप्रसार संधि। देखिए दोस्तों ये क्या थी एनपीटी संधि, ये थी कि भाई उस समय ना सिर्फ 5 देशों के पास ही परमाणु बम थे, यूएसए, रूस, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये 5 देश थे जिनके पास परमाणु बम थे। तो इन्होंने एक ट्रीटी पे साइन किया एनपीटी कि भाई अब हम क्या करेंगे, इसका प्रसार नहीं होने देंगे और दुनिया में, बस यहीं तक रोक दो, क्योंकि ज्यादा परमाणु बम रहेंगे तो हमेशा खतरा रहेगा पृथ्वी के विनाश का। तो एनपीटी ये संधि थी भाई। फिर एक सोल्ट आया, स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टॉक्स, यानी ये अपने वेपन्स को लिमिट कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे। ये ट्रीटी ऐसे ही है, बस ये जस्ट आप लोगों को इनकी फुल फॉर्म याद रखने की, एलटीबीटी क्या था, सोल्ट क्या था, स्टोट क्या था, ये क्वेश्चन आ सकते हैं बस एक फुल फॉर्म के रूप में। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो संधि थी ना, ये थी भाई सीटीबीटी। सीटीबीटी का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। कब हुई, 1996। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब ध्यान से सुनना ये क्या है। व्यापक परमाणु निषेध संधि, यानी यहां तो ये कह रहे थे कि भाई हमको ना लिमिट रूप में, सीमित रूप में परमाणु का परीक्षण करेंगे, लेकिन यहां पे तो ये बोल दिया 1996 कि भाई आज के बाद कोई देश परमाणु का परीक्षण टेस्ट नहीं करेगा। इसी को और सब देशों से हस्ताक्षर के लिए 1996 में एक रिपोर्ट तैयार कर दी कि सब देश इस पे साइन करो, सीटीबीटी पे। तो सीटीबीटी पे साइन करने पर ना भारत ने मना कर दिया कि हम इस पे साइन नहीं कर रहे, क्योंकि आप क्यों साइन नहीं कर, भारत ने क्यों मना किया, क्योंकि इस संधि में ये नहीं लिखा गया था कि ये जो 5 देश है ये अपने परमाणु हथियारों को खत्म कर रहे हैं। भारत ने कहा अगर आप जो 5 परमाणु देश है अपने हथियारों को खत्म करेंगे तभी तो हम इस ट्रीटी पे साइन करेंगे, कि आगे से हम भी नहीं बनाएंगे। अगर आप खत्म नहीं करोगे तो हम भी भाई बनाएंगे परमाणु बम, क्योंकि हमारे पास में चाइना है, चाइना क्या पता हम पे आक्रमण कर दे कभी ना कभी। हमेशा पाकिस्तान भी कहता रहता है कि हमने परमाणु बम बना लिया, तो इससे तो हम मर गए भाई। तो भारत ने कहा कि मैं इस पे तब तक साइन नहीं करूंगा, तब तक इक्वलिटी नहीं आएगी पूरे वर्ल्ड में कि आप लोग भी जब तक अपने हथियारों को खत्म नहीं कर दोगे। क्योंकि इन्होंने उस ट्रीटी में लिखा ही नहीं कि हम अपने हथियारों को खत्म कर रहे हैं और आगे इनका विस्तार भी करेंगे। इन्होंने ऐसा नहीं कहा, बस कह दिया कि और कोई देश आज से टेस्ट नहीं करेगा। ये तो अनइक्वलिटी थी पूरे देश में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका। तो दोस्तों ये थी, और 1969 में एक पॉइंट लास्ट बच गया यहां से। 1969 में ना चीन का और रूस का भी युद्ध हो गया था दोस्तों। देखिए पूरी दुनिया 2 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट था दोस्तों हमारा यूएसए वाले का, एक था यूएसएसआर वालों का। तो दोस्तों तीसरा जो नए नए देश स्वतंत्र होकर आ रहे थे ना, जो मान लो ब्रिटेन था, फ्रांस था, उन्होंने आपको पता पूरी दुनिया पे कब्जा कर रखा था। भारत पे भी कब्जा किया हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ। तो भारत के पास ना 2 ही रास्ते थे भाई, या तो वो भाई ब्रिटेन वाले यूएसए वाले गुट के साथ चले जाए, चाहे वो यूएसएसआर वाले गुट के साथ चला जाए। तो भारत ने उस टाइम पे सोचा हम किसी गुट में नहीं बनते हैं, ना तो उस गुट के साथ जाते हैं ना इस गुट के साथ जाते हैं, हम अपना गुट निरपेक्ष एक अलग गुट बनाएंगे, जिसको कहा गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। आप लोगों ने सुना होगा गुट निरपेक्ष के बारे में,
ठीक है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी ना इसके साथ हम अपना एक अलग गुट बनाएंगे। जो नए देश आजाद होंगे ना, उनका एक अलग गुट होगा जो ना तो इसके साथ होगा ना इसके साथ होगा। चलिए दोस्तों, अब देखिए आगे बात करते हैं। अब आ गया हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन। दोस्तों ये क्या है, देखिए अभी मैंने बताया आप लोगों को कि पूरी दुनिया दो गुटों में बट चुकी थी, एक यूएसए वाला, एक यूएसएसआर वाला। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं, आराम से सीख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे ना उस टाइम पे, जैसे भारत भी आज़ाद हुआ था, तो जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे ना, उनके सामने ना कोई विकल्प ही नहीं था भाई। ठीक है, तो भारत ने शुरुआत की थी NAM की, कि भाई जो ना उस गुट के साथ जुड़ना चाहता है ना उस गुट के साथ, हम गुट के निरपेक्ष रहेंगे, हम कोई गुट नहीं बनाएंगे। तो गुट के निरपेक्ष रहना ही नॉन अलाइन मूवमेंट था। समझ आया? क्योंकि दोस्तों इन्होंने ये शुरुआत क्यों किया, इसलिए इन्होंने इसकी शुरुआत की थी क्योंकि ना अगर वो जो नए नए देश आज़ाद हो रहे थे वो ये सोच रहे थे कि अगर हम किसी गुट के साथ जुड़ते हैं तो फिर से हम पे उन्हीं का राज हो जाएगा, हम फिर से गुलामी में आ जाएंगे। समझ आया? तो हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, इसलिए कई देश इस गुट से नहीं जुड़े। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आप लोगों को बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा भाई। NAM की शुरुआत ना 1947 से हुई थी। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत 1947 से हो चुकी थी और शुरुआत करने वाले 3 देश सबसे इंपॉर्टेंट थे और सबसे इंपॉर्टेंट पहला देश भारत ने इसकी शुरुआत की थी। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, NAM की जो नींव रखी वो भारत के फर्स्ट प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। सबसे पहले नाम आता है भारत का। फिर भारत ने 2-3 देशों को और ऐड किया, तो यूगोस्लाविया एक देश था, उसके ब्राज टिटो, और मिस्र के एक थे अब्दुल नासिर। ठीक है, इन तीनों ने फिर किसकी शुरुआत कर दी, NAM की। फिर क्या हुआ, शुरुआत हो गई। वैसे तो देखिए आपसे पूछा जाएगा NAM की शुरुआत में ना 3 इंपॉर्टेंट आते हैं, नेहरू, नासिर और टिटो। नेहरू, नासिर और टिटो, ये तीनों नाम याद रखने, इन्होंने NAM की शुरुआत की थी। और अगर इनके अलावा भी किन्हीं का नाम आता है तो फिर आता है चौथे 5वें नंबर पे इंडोनेशिया और घाना के देश से सुकार्नो और वामे एनक्रुमा, ये भी नाम आ जाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये 3 व्यक्ति थे, सबसे इंपॉर्टेंट जवाहरलाल नेहरू थे। समझा? ये चले, शुरुआत हो गई थी 1947 तक और आज 2022 तक टोटल NAM के यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने सम्मेलन हो चुके हैं, 18। ये ध्यान रखना। और आज प्रेजेंट में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश हैं, 120 देश इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। 120 यानी जो किसी गुट से नहीं है, ना तो नाटो से और ना उस वाले गुट से। समझ आया? तो अब यहां पे दोस्तों मैंने कहा टोटल 18 सम्मेलन हो चुके हैं, किसके, NAM के। तो यहां पे मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस लिखी है, यही आप लोगों को याद रखने, हमको 18 के 18 कॉन्फ्रेंस याद नहीं रखनी। देखिए पहली और सबसे आखिरी तो इंपॉर्टेंट होती ही है, इसके अलावा भी इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। कहां पे हुआ, 1961 में हुआ और बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड उस समय की कैपिटल थी, यूगोस्लाविया की राजधानी, यूरोप का देश है भाई। बेलग्रेड किसकी कैपिटल है, यूगोस्लाविया की कैपिटल है। और पहले गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, 25 सदस्यों ने, 25 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए ये वाले तीनों, कि पहला गुट निरपेक्ष आंदोलन जो सम्मेलन हुआ, बैठक हुई, वो देखिए शुरुआत तो 1947 से हुई थी, लेकिन सब देशों का जो सम्मेलन हुआ ना वो 1961 में हुआ था, पहला बेलग्रेड। 25 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। चले अगला जो आप लोगों को याद रखना है ना, चले अब पहला याद कर लिया और सबसे आखिरी वाला याद करो। 18वां हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हाल ही में हुआ है, इससे आगे नहीं हुआ। 18वां सम्मेलन कहां पे हुआ है, 2019 में हुआ। ठीक है, कहां पे, बाकू शहर में। बाकू किसका शहर है, अजरबैजान एक देश है, वहां की एक सिटी थी। ठीक है, याद रखना, पहला और आखिरी याद कर लिया भाई। हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में आपसे पूछा जाएगा भारत में गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ। भारत में 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, कौन से नंबर वाला, 7वां। और कब हुआ ये याद रखना, 1983 में हुआ, 1983। और कहां पे हुआ, भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। भारत वाला भी याद रखना है। तो पहला याद क्यों किया, आखिरी याद क्यों किया और भारत वाला याद करना, ये आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा ये 2 और याद रखने हैं आप लोगों को, 8वां और 9वां। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो 3 तो सीक्वेंस से बन रहे, 7वां 8वां 9वां याद रख सकते हैं आप लोग। अब 8वां और 9वां इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गुट निरपेक्ष आंदोलन ने ना आज तक 2 फंड बनाए हैं। एक तो अफ्रीका के गरीब देशों के लिए एक फंड बनाया गया था जिसको अफ्रीकन फंड कहा गया, और एक पूरी पृथ्वी को बचाने के लिए जो फंड बनाया गया था वो प्लेनेट प्रोटेक्शन फंड बनाया गया था, पृथ्वी संरक्षण कोष बनाया गया। कब बनाया गया, 8वें और 9वें सम्मेलन में बनाया गया। कहां पे, 1986 हरारे में और फिर से बेलग्रेड में। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, NAM ने 2 प्रोटेक्शन फंड बनाए हैं, एक तो अफ्रीकन के लिए और एक
पृथ्वी को बचाने के लिए। कौन से सम्मेलन में? 8वें और 9वें में। कहाँ पे? हरारे में और बेलग्रेड। हरारे कहाँ पे? जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। बेलग्रेड फिर से किसी कैपिटल है? यूगोस्लाविया की, आप पढ़ चुके हैं। अब ये फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि चौथा सम्मेलन हुआ अल्जीरिया में 1973 में, और इसमें ना गरीब देशों के हितों के लिए देखो NAM में देखिए क्या हुआ था दोस्तों, हमारे लिए ना क्योंकि हम जो NAM के जो सदस्य थे ना, उन देशों को ना तीसरी दुनिया के देश कहा जाता था, क्योंकि ये देश ना बहुत ज़्यादा गरीब देश थे। तो इन देशों ने अपने लिए पूरे विश्व में क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था NIEO, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। यानी विकसित देशों को कहा गया कि ना जो भी कम विकसित देश है या गरीब देश है, आप उनका थोड़ा सा उनको ग्रांट्स दो, उनको व्यापार में भाई कर मत लगाओ, यानी उनकी थोड़ा सा हेल्प करो उनको आगे आने के लिए। यही था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है आप लोगों से, समझ आया? तो NAM के ये सम्मेलन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आप लोगों को बताया। एक बात और ध्यान रखना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को विश्व का सबसे बड़ा पीस मूवमेंट यानी शांति आंदोलन किसने कहा था? इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा शांति आंदोलन है, क्योंकि ये भाई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। समझ आया दोस्तों? ये पहले तो सब लोगों को किसी गुट में जाने से रोक रहा था कि आप किसी गुट से ना जाओ, क्योंकि दो गुट हो जाते ना फिर हमेशा लड़ाई का खतरा बना रहता। ये एक तरीके से ना उन दोनों के गुटों के बीच ना इसने मीडिएटर का काम भी किया था। कभी पूरी पृथ्वी पे परमाणु वॉर ना हो जाए, कभी ना कभी ये मध्यस्थता भी करता था उन दो देशों के बीच में। समझ आया? इसके अलावा यहाँ पे एक ध्यान रखना कि भाई NAM को ना अंतर्राष्ट्रीय पहचान कब मिली? इसको बारडूंग सम्मेलन में मिली थी। अफ्रीकन देशों का एक सम्मेलन हुआ था 1955 में बारडूंग में, ठीक है। इसको ना NAM को फिर क्या हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसको सब जानने लग गए थे। लेकिन पहली कॉन्फ्रेंस तो 1961 में हुई ना भाई। एक लास्ट पॉइंट यहाँ से ध्यान रखना भाई, आप लोगों को पता है इंडिया और रशिया के बीच ना शांतिपूर्ण संधि कब हुई थी? 1971 में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोगों को पता है 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, बांग्लादेश आजाद हुआ था। देखिए जब बांग्लादेश को हम आजाद करवा रहे थे ना, भारतीय इंदिरा गांधी आजाद करवा रही थी, तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ था। अमेरिका भारत की तरफ ले आया था अपने बेड़े, जहाजी बेड़े युद्ध करने के लिए, भारत के युद्ध करने के लिए। फिर उसी को क्या किया रशिया ने, देखिए जैसे ये भारत है, रशिया ने क्या किया, अपने युद्धपोत यहां पे तैनात कर दिए कि अब अमेरिका के अगर यहां से आएंगे तो उनके सामने हम खड़े हैं, हम भारत की तरफ नहीं आएंगे, आप जो करना चाहते हैं बांग्लादेश में करो। तो इसीलिए कि हमने 1971 में ही युद्ध होने से पहले ही हमने रशिया के साथ संधि कर ली थी, ताकि वो हम लोगों को सैन्य सहायता दे सके, इकोनॉमी हेल्प कर सके, पॉलिटिकल हेल्प कर सके दुनिया में, और हम बांग्लादेश को क्या करा लेंगे, आजाद करा लेंगे। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया। दोस्तों ध्यान रखना, पूरी दुनिया को ना, पूरी दुनिया 3 दुनिया में बटी हुई थी। पहली दुनिया के देश उनको कहा जाता है जो यूएसए के साथ थे, दूसरी जो यूएसएसआर के साथ थी, तीसरी जो NAM के साथ थे। इस प्रकार 3 गुटों में दुनिया बढ़ चुकी थी। समझ आया? और 1991 में इस शीत युद्ध की क्या हो जाती है, समाप्ति हो जाती है। 1991 में शीत युद्ध की क्या हो गई थी, समाप्ति, क्योंकि उसका यूएसएसआर का क्या हो गया था, विघटन हो गया था। समझ आया? और विघटन हो गया था तो उस समय अब एक ही गुट बच चुका था, नाटो वाला गुट। समझ आया? तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसको ना 2-3 बार देखना, क्योंकि ये ईयर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में डायरेक्टली आप लोगों के आएंगे। और एक हिस्ट्री वाइज लेना, एक स्टोरी वाइज आप लोग इसको समझने की कोशिश करना। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ना कमेंट करके ना जरूर बताया करो भाई आप लोगों को टॉपिक कैसा लगा, या कुछ सुधार करने की जरूरत है। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हमको अपनी गलती का भी पता चलेगा भाई कहाँ पे गलती है, क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना। ठीक है, आई थिंक आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अपना अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।